नौजवान ने टोका। तो ये दरमियान में बोल क्यों रहे हैं, अब कहना क्या चाहते हैं, मैंने पूछा। बड़ी माँ अफशा बीबी की गुमशुदगी से नीम पागल हो गई है, इनकी ज़हनी कैफियत दुरुस्त नहीं है। हम इन्हें एक पहाड़ी मुकाम पर ले गए थे, लेकिन इनके दर्द का इलाज पहाड़ी मुकाम तो नहीं है। आपकी साथी इत्तेफाक से हुबहू अफशा बीबी के हमशक्ल हैं। अगर आप हमारी मदद करें तो हम आपकी मदद करेंगे। क्या मतलब, तालूत फिर बोल पड़ा। मतलब ये कि आपको अच्छी खासी रकम मिल सकती है। किस सिलसिले में, इस लड़की के एवज तसद्दुक ने जवाब दिया। आप जरा नीचे बैठ जाएं। तालूत ने कहा। जी, तसद्दुक हैरत से बोला। बैठे तो सही, मैं आपके सर पर 10 जूते लगाना चाहता हूँ। क्या लेंगे आप इनका, तालूत ने कहा। क्या, तसद्दुक उछल पड़ा। तसद्दुक उछल पड़ा। आपने बात ही ऐसी की है तसद्दुक साहब, माफ कीजिए, मेरा ख्याल है आप इस सिलसिले में बात ना करें। नौजवान ने कहा। आप मेरी तौहीन करा रहे हैं कमाल मियाँ, तसद्दुक उड़ाया। आप खुद अपनी तौहीन करा रहे हैं फजूल गुफ्तगू करके। नौजवान तेज होकर बोला। बेहतर है, मुझे अब इस सिलसिले में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। तसद्दुक तेज कदमों से आगे बढ़ गया। कुछ लोग तालीम याफ्ता होकर भी हमाकत की बातों से इतराज नहीं करते। मैं इनके अल्फाज की माफी चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं आपसे कोई काम लेना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि तसद्दुक साहब के अल्फाज वाकई मकाना थे। खैर, आगे बढ़ो। बड़ी माँ के बारे में तफसीर आपको मालूम हो ही गई है। इस इत्तेफाक ने इनके ज़हम को फिर हरा कर दिया। अगर इस वक्त आपने हमारी मदद नहीं की तो हमें न जाने क्या नुकसान उठाना पड़े। कोई हर्ज नहीं है, लेकिन क्या किया जाए। यह खातून आपकी कौन है? दोस्त समझ लें, अजीज समझ लें। अगर आप चंद रोज हमारे यहाँ मेहमान बनना पसंद करें तो इस उलझन का हल सोचने में आसानी हो जाएगी। अगर कोई जरूरी काम भी हुआ आप तो हमारे साथ हमारे घर चलें। अगर कोई जरूरी काम भी हुआ आपको तो हमारे साथ घर चलें, वहां का माहौल देख लें। आपकी साथी बड़ी इज्जत के साथ चंद रोज रह लेंगी। बड़ी माँ को कुछ ढारस मिल जाएगी, फिर कोई हल सोच लेंगे। अगर अभी आपने इन खातून को इनसे जुदा कर दे तो खुदा ना खास्ता बड़ी माँ बिल्कुल पागल भी हो सकती हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमें कोई इतराज नहीं है, मैंने कहा। तो आप तैयार हैं? सिर्फ इंसानी हमदर्दी के तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया, अब यकीन करें हमारी बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। तसद्दुक तो अहमक है, अकल की बात नहीं करता। ये मैं आपको खुश करने की गरज से नहीं करा, दरहकीकत से हमाकत की बात कही थी, वरना इंसानी हमदर्दी की कोई कीमत नहीं होती है। वैसे हम आपकी हर मदद के लिए तैयार हैं। मसला कुछ और है भाई, हम अपने बारे में तफसील तो नहीं बताएंगे, बस यूं समझो हम कलाश हैं। और तो इसकी आप परवाह ना करें, पूरी बात सुन लो। कोई पेशकश मत कर बैठना। हमें इस हमदर्दी का कोई मुआवजा नहीं चाहिए। बस 2-4 रोज तक 2 वक्त की रोटी और ट्रेन कट क्या समझे। बराए करम जलील ना करें। आप लोग जो कोई भी हैं दिलचस्प हैं, क्यों ना हम दोस्ती की फिजा में बात करें। कोई हर्ज नहीं है, मैंने कहा। मेरा नाम कमाल है। ये दोनों लड़कियां नादरा और शमसा हैं। बड़ी माँ के बारे में तफसील बता चुका हूँ। मेरी ममानी है, मामू जान का बहुत बड़ा कारोबार है। हम लोग खानदानी हैं, अभी तक खानदानी रवायत के कायल। बहुत जरा जदीद हो गए हैं, लेकिन घर के माहौल में अभी तक कदामत है। अफशा बाजी मामू जान की इकलौती औलाद है। खूब। मेरा नाम आरफ और ये यूसुफ है, और वो लड़की शकीला है। सगे भाई हैं आप दोनों? सगों से ज्यादा। और गोया सगे नहीं है, लेकिन आप दोनों की शक्लें तो बिल्कुल एक जैसी हैं। तो फिर यही समझ लो कि हम दोनों में शक्लों का रिश्ता है, इसके अलावा नहीं। नहीं, कमाल है, लेकिन कैसी हैरतंगेज बात है। आपकी साथी अफशा बाजी से किस कदर मिलती जुलती हैं, और आप। हाँ, दिलचस्प खेल है। बहरहाल मैं आपका बेहद ममनून हूँ आरफ साहब, आप हमें बुरा ना पाएंगे। लेकिन ये हजरत तबरक, तालूत मुंह बनाकर बोला। तसद्दुक है उनका नाम। कमाल हंस पड़ा। मैं इन्हें तबरक ही कहूंगा। आप इनकी बातों का बुरा ना मनाएं। कारोबारी नहीं, घरेलू उमूर के मैनेजर हैं। वैसे आदमी बुरे नहीं है। आपसे दोस्ती हो जाएगी तो आप इन्हें काफी दिलचस्प पाएंगे। हाँ, हमारी दिलचस्पी का सामान तो बहरहाल फराहम करेंगे। तालूत ने गर्दन हिलाते हुए कहा। मैं इसकी शक्ल देखने लगा। फिर हमारी निगाह शकीला की तरफ उड़ गई। वो इसी तरह बड़ी माँ की आगोश में बैठी हुई थी। इसकी पलकें भी भीग रही थी। शायद इसने बड़ी माँ से अपने अफशा होने की तरदीद नहीं की थी। दोनों लड़कियों की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। बड़ी माँ की ये गलतफहमी कब तक चल सकेगी कमाल साहब? इनकी हालत जरा दुरुस्त हो जाए। वैसे प्लीज कोठी चलकर भी यही तासुर बरकरार रखा जाए कि वो अफशा बाजी हैं। होगा वही जो आप पसंद करेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। ठीक है, मकसद ये नहीं है। तालुत ने कहा। किसी सोच में गुम हो गया। शकीला तो बड़ी माँ से ऐसी चिमटी थी कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर बड़ी माँ से छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। हम लोग भी इनके करीब पहुंच गए। बेटी की हमशक्ल को पाकर बड़ी माँ बाकी सब कुछ भूल गई थी। वक्त गुजरता रहा, रात हो गई। ट्रेन मुख्तलिफ स्टेशनों पर रुकती और फिर आगे बढ़ जाती। रात को सबने खाना खाया। उम्दा किस्म का खाना साथ था। बड़ी माँ ने अपने हाथों से शकीला को खाना खिलाया। खाना खाते हुए न जाने क्यों शकीला की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। बड़ी माँ बार बार उसे कलेजे से लगा रही थी। खाना खत्म हो गया, फिर बाकी बातें होती नहीं। फिर बड़ी माँ को नींद आने लगी। उनके सोने का बंदोबस्त कर दिया गया। सुनो कमाल, तसद्दुक अफशा को जाने ना देना, इसकी निगरानी करना। अगर ये चली गई तो मैं मर जाऊंगी। बोलो, अगर तुम इसे जाने ना दो तो मैं सो जाऊंगी, वरना नहीं सोऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी अम्मी जान, मैं नहीं जाऊंगी, आप आराम से सो जाएं। शकीला ने कहा। वादा करती हो? हाँ, मैं नहीं जाऊंगी, आप आराम करें। शकीला बोली। अच्छा ठीक है। बड़ी माँ ने आंखें बंद कर ली। फिर सब इनके नजदीक से हट गए। दोनों लड़कियां फिर शकीला से चिमट गई। हम लोग भी इनके करीब पहुंच गए थे। आप लोगों का तारुफ नहीं हुआ। अफशा बाजी से आपकी कहाँ मुलाकात हुई? शमसा ने हमारी तरफ रुख करके पूछा। तख्त सरा में। यह तख्त सरा में पिंग पांग खेल रही थी।
हमने इन्हें चैलेंज किया, शर्त हुई कि अगर ये हमसे हार गई तो ततसरा से निकल आएंगी, अगर जीत गई तो फिर हम भी वहीं रह जाएंगे। तो खुदा का करना ऐसा हुआ कि ये हार गई और हम इन्हें निकाल लाए। तालूत ने बड़ी संजीदगी से कहा। लड़कियां हैरत से उसे देखने लगी। कमाल मुस्कुरा रहा था। क्या आपको यकीन नहीं है? तालूत ने पूछा। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपकी अकल पर तबरक साहब का साया पड़ गया। क्या? शमसा ने तेज होकर कहा। ओ, इनकी तरफ ना देखा करें, इन्हें देख देकर अकल मोटी होती है। तालूत ने तसद्दक की तरफ इशारा किया। तसद्दक इसको दूर ना था, इसने तालूत के जुमले सुने थे। मैं बदतमीजी पसंद नहीं करता, समझे? वो तेज होकर बोला। फिर क्या पसंद है आपको मिस्टर तबरक? तबरक नहीं, तसद्दुक। तसद्दुक उड़ाते हुए बोला। आजादी का दौर है, हमें तबरक ही पसंद है। कमाल मियाँ, क्या आपने इन्हें बदतमीजी की इजाजत दी है? अरे नहीं नहीं, हमने इजाजत ली ही नहीं। तालूत ने कहा। इस बार सब हंस पड़े। न जाने क्यों मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। मेरा आप लोग की खिदमत में दरखास्त करता हूँ, बराए करम मुझे निशाना न बनाया जाए, वरना मैं भी कोई कदम उठा सकता हूँ। आप दरखास्त लिखकर दे दें मिस्टर तबरक, हम इस पर गौर करेंगे। तालूत ने कहा। और रही कदम उठाने की बात, तो आप सिर्फ दरवाजे की तरफ कदम उठाएं ताकि हम आप दरखास्त लिखकर दे दें मिस्टर तबरक, हम इस पर गौर करेंगे। तालूत ने कहा। और रही कदम उठाने की बात, तो आप सिर्फ दरवाजे की तरफ कदम उठाएं ताकि हम आपके कफन दफन के झगड़े से महफूज रहें। रेलवे वाले खुद इंतजाम कर लेंगे। ओ, ये इंतहा है, काश बड़ी माँ साथ ना होती, मैं तुम्हें देख लेता। तसद्दुक ने कहा। फिर वो तेज कदमों से कंपार्टमेंट के दूसरे हिस्से में चला गया। ज्यादा जीच ना करें, यूसुफ साहब। कमाल हंसते हुए बोला। मेरे लिए तो बहरहाल तबरक है। तालूत ने कहा। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। शमसा बोली। दिया था, आपने सुना नहीं होगा। ओह, वो कोई जवाब था? अब शाबाजी आप बताएं, शमसा बोली। शमसा, कमाल ने संजीदगी से कहा। जी, तुम जानती हो बड़ी माँ की जिंदगी के लिए जरूरी है ये खतून अफशाबाजी नहीं है, बल्कि इन लोगों के साथी हैं। मेरी दरख्वास्त पर ये चंद योम हमारे साथ गुजारने पर तैयार हो गए हैं। शकीला खातून बड़ी माँ की सेहत के लिए चंद रोज हमारे साथ रहेंगी, और जब बड़ी माँ की हालत नॉर्मल हो जाएगी तो फिर बहरहाल मैंने तुम्हें ये बात इसलिए बता दी है कि तुम भी इनकी मदद करो। मैं कोठी में किसी को ये नहीं बताना चाहता कि ये अफशाबाजी नहीं है। ओ, लड़कियां शशदर रह गईं। वो अजीब सी निगाहों से शकीला को देख रही थी। तो ये हमारी बाजी नहीं है? नादरा बोली। तुम किसी को ये तासुर ना दोगी, समझी? कमाल ने कहा। लड़कियां खामोश हो गई थी। अगर इजाजत है तो हम थोड़ी देर आराम कर लें। तालूत ने कमाल से कहा। हाँ जरूर, अफशाबाजी आप भी। कमाल ने कहा। फिर मुस्कुराते बोला। माफ कीजिएगा खातून, मैं आपको शकीलाबाजी ही कहकर मुहातब करता, लेकिन हालात का तकाजा है कि मैं आपको अफशाबाजी ही कहूँ। आप महसूस तो ना करेंगी? शकीला ने गर्दन हिला दी। ठीक है शकीला, आराम कर लेंगी, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। ठीक है शकीला, आराम कर लेंगी, हम इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। तालूत ने कहा। जरूर जरूर, आओ शमसा, इन्हें आराम करने दो, कमाल ने कहा। और लड़कियां दूर चलेगी। शकीला हमारे नजदीक सीट पर आ बैठी। क्यों शकीला? मैंने कहा। जी, कैसा रहा ड्रामा? तालूत मुस्कुराते हुए बोला। बड़ा दर्दनाक, एक माँ से इसकी ममता छीन गई है। शकीला अफसोसनाक लहजे में बोली। हाँ वाकई, मैं भी चोट खाई हूँ यारब साहब, मुझसे भी तो मेरे सारे छीन गए। मैं इस माँ के दिल का हाल जानती हूँ। शकीला की आंखों में फिर आंसू रिंग आए। गुजरी हुई बातों को भूल जाना ही बेहतर है शकीला। वैसे अगर तुम इन लोगों की मदद करना चाहो तो जिस अंदाज में भी करना चाहो, हमें कोई इतराज ना होगा। अगर आप इजाजत दे तो चंद दिन इनके साथ गुजार लो। इसमें इजाजत की क्या बात है? तुम अपनी मर्जी की मालिक हो। क्या मतलब ये कि जो मुनासिब समझो। आप भी मेरे साथ रहेंगे ना यूसुफ साहब? जरूरी है। ओ, शकीला ने एक ठंडी सांस भरी। इसके चेहरे से हिज़्नो मलाल होएदा था। मैंने इसके एहसास को समझा, जल्दी से बोल पड़ा। गलतफहमी का शिकार ना हो शकीला, मैं जानता हूँ यूसुफ के इस जुमले से तुम क्या सोचने लगी। मैंने कहा। मुझे एहसास है अरब साहब, वो सच भी है। अब कहाँ मेरे बोझ को उठाए फिरेंगे। अगर तुमने आइंदा ऐसी कोई बात की तो मैं समझूंगा कि तुम्हें हमारे हुलूस पर एतमाद नहीं है। तालूत ने मुंह बनाकर कहा। तो फिर मुझे बताइए, आपके इन अल्फाज का मतलब क्या है? ओहो, हमाकत की बात नहीं है, हम इनके साथ रहकर ही तुम्हारे एहसानात की कीमत वसूल करेंगे। अगर वो इतने कम ज़रफ है तो फिर इनके लिए कुछ करने से फायदा? शकीला ने कहा। ओ, बात खत्म करो भाई। ठीक है, हम भी साथ रहेंगे शकीला, बस तुम तैयार हो तो सब ठीक है। बस अब इस मौजू को खत्म करो। मैंने झगड़ा खत्म कर दिया। फिर हम काफी देर तक इस मौजू पर सोचते रहे और मैंने फैसला किया कि इन लोगों के साथ रहने में कोई हर्ज नहीं है। इस दौरान मैं और तालुक मुस्तकबिल के बारे में सोच लेंगे, आइंदा हमें क्या करना है। ज़ाहिर है अब हालात वो नहीं रहे थे जो थे, अब तो हमें नए सिरे से जिंदगी के रास्ते मुंतब करने थे। हम लोग भी आराम से लेट गए थे। शकीला शमसा और नादरा के पास चली गई। शकीला शमसा और नादरा के पास चली गई थी। तालुक खामोशी से कुछ सोच रहा था कि उसने मुझे आवाज दी। आरफ हूँ मैं, आहिस्ता से बोला। नींद आ रही है? नहीं, क्या सोच रहे हो इस वक्त? कोई खास बात नहीं, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि इतनी गुफ्तगू हुई लेकिन अभी तक मुझे तुम्हें या शकीला को मालूम नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। ओहो, यही सवाल इस वक्त मेरे ज़हन में था। हमने स्टेशन मास्टर से भी नहीं पूछा था कि ये ट्रेन कहाँ जाएगी, और ना इन लोगों में से किसी से मालूम किया। हाँ, दिलचस्प बात है। बहरहाल हमारी मंजिल तो यूं भी कोई नहीं थी, जहाँ चाहे चल पड़े। ये लोग कहीं भी जा रहे हो, हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तारुक ने गर्दन हिलाते हुए कहा। फिर हम सोने की कोशिश करने लगे। ट्रेन के हल्के हल्के हलकोरों से नींद आ गई। फिर सुबह को आंख खुली, शकीला वगैरह जाग गई थी, बड़ी माँ सो रही थी। हम लोग भी हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम में चले गए। तैयार होने के बाद हम सीटों पर आ बैठे। तसद्दुक अभी तक एक बर्थ पर दराज था, अलबत्ता कमाल मुंह हाथ धोकर मुस्कुराता हुआ हमारे पास आ बैठा। सुनाइए आरब भाई, नींद आ गई थी?
हाँ, सूली पर भी आती है। आपके बारे में बहुत से सवालात मचल रहे हैं। मचल मचल कर क्या कह रहे हैं? तालुत बोला, यही कि ए अजनबी तू कौन है, तू कौन है? ओहो, बड़ा टेढ़ा सवाल कर रहे हैं। अपने बारे में तो हम खुद भी तफसील नहीं जानते। मैंने कहा, मैं जल्दी नहीं करूंगा। कमाल मुस्कुराते बोला, क्या मतलब? पहले आपको अपने हलूस का यकीन दिलाऊंगा, जब आप मेरे हलूस पर एतमाद करने लगेंगे तो खुद ही अपने बारे में बता देंगे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये ठीक है। क्यों यूसुफ? कमाल अच्छा इंसान है, लेकिन बहरहाल हम जल्दी अपने बारे में तहकीकात करेंगे, फिर इन्हें फौरन बता देंगे। जाने दीजिए जिक्र को कोई और मौजू। कमाल ने कहा, मौजू तलाश करें। तलाश करने की क्या, चलिए हम आपसे ये सवाल कर देते हैं मिस्टर कमाल की, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? ट्रेन तो दादरपुर तक जाएगी, लेकिन हमारी मंजिल बस आने वाली है। इस मंजिल का नाम क्या है? अजमताबाद। कमाल ने जवाब दिया। मैं हैरान रह गया। हम अपने ही वतन में दाखिल हो गए थे। न जाने पैदल सफर में कहाँ ले आया था। अजमताबाद के बारे में पहले भी सुन चुका था, मगर कभी इस तरफ आना नहीं हुआ था। जानते हो? तारुत ने आयशा से पूछा। हाँ, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा। एक अर्ज करूं? अचानक कमाल बोल पड़ा। जरूर। हर इंसान की तबीयत में तजस्सुस होता है। मुझे आप इंसान तो तस्लीम कर ही लेंगे, मैं बहुत से मामलात में बार बार ऐसे सवाल करूंगा क्योंकि वो फितरी होंगे। आप इन सवालों से नाराज ना हो, बल्कि इनमें से कोई जवाब देने के काबिल तो जवाब दे दें, वरना साफ कह दें कि इन काबिल जवाब है। कोई सवाल तुम्हारे जहन में आया कमाल? हाँ प्लीज, क्या आप मुझे एक छोटे भाई की हैसियत से ट्रीट नहीं कर सकते? ठीक है कमाल, लेकिन सवाल क्या है? आप लोग इस मुल्क के रहने वाले हैं? हाँ, जाहिर है अपनों में से मालूम होते हैं। मैं बिला मुबारका कह दूं कि आपकी शख्सियतें बहुत शानदार हैं। मैं इनसे बहुत मुतासिर हूँ। वैसे आप कहाँ रहते थे? कट। मैंने कहा, कोई बात नहीं है। जवाब ना देने में कोई खास बात है? हाँ, तब ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल, शकीला बाजी से आपका कोई रिश्ता है? नहीं। और लेकिन अपनों से ज्यादा अजीज है। इस तरह हम दोनों का भी आपस में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक दूसरे को भाइयों से ज्यादा अजीज रखते हैं। मुझे भी आप खुद में शामिल कर लें। कमाल ने कहा। क्या करोगे कमाल? जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हो जाने दीजिए, मैं आपसे बहुत मुतासिर हूँ। पढ़ते हो कमाल मियाँ जी? तुम्हारे मामू का नाम क्या है? सैयद तनवीर जमाल। मशहूर शख्सियत है। बहुत खूब, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, इतने बड़े आदमी की बेटी को तलाश क्यों नहीं किया गया? पुलिस आज तक हरकत में। अरब साहब, सैकड़ों लोग आज भी मामू जान से तनहा लेते हैं। न जाने कहाँ कहाँ वो अफशाबाजी को तलाश करते रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मामू जान ने कौन सी कोशिश नहीं की। दर्जनों पर्दाफरोशों से रब्ता कायम किया। मशरक़ वस्ता के बहुत से महलों में तलाशी कराई गई। न जाने क्या क्या हुआ है। कमाल है, कोई पता नहीं चल सका। निशान भी नहीं मिला। तनवीर साहब की किसी से दुश्मनी थी? बहुत से कारोबारी हरीफ हैं, उन्हें टटोला? क्या कुछ नहीं किया। पुलिस ने हमारे साथ जबरदस्त तावन किया था। अफशाबाजी की तलाश के ख्याल से कौन सी जगह है जो छोड़ी गई? मेरे ख्याल में लाखों रुपया इनकी तलाश की कोशिशों पर सर्फ हो गया। तालुत ने ठंडी सांस ली। मैं इस वक्त इसका मतलब समझ गया था। वो सोच रहा था कि काश इस वक्त वो असली हैसियत में होता तो इन लोगों की मुश्किल हल कर देता। वैसे कमाल मियाँ, इनकी गुमशुदगी की तफसील तो बताएं। यूनिवर्सिटी गई थी, मामूलात में कोई तब्दीली नहीं थी। ड्राइवर वक्त मुकर्ररा पर गाड़ी लेकर गया, लेकिन पता चला वो थोड़ी देर कबल जा चुकी हैं। बस इतनी सी बात। किसके साथ गई, कहाँ गई, आज तक नहीं मालूम उसका। आप खुद सोचें, क्या क्या ना किया होगा। मैंने गहरी सांस लेकर कहा। हम खामोश हो गए। नाश्ते वगैरह का सारा बंदोबस्त था। बड़ी माँ जाग गई थी, पुरस्कून थी। अफशा अब इनके पास मौजूद थी। अरे अफशा बेटे, तुमने कपड़े नहीं बदले? अचानक वो बोली। यहाँ मेरे कपड़े हैं कहाँ अम्मी? हाँ, ये ट्रेन न जाने इतनी सुस्त रफ्तार क्यों है? तसद्दुक ट्रेन कब पहुंचेगी? बस 1 घंटा बाकी है बड़ी माँ, तसद्दुक ने जवाब दिया। ड्राइवर से कहो तेज चलाए। बड़ी माँ ने कहा, जी बेहतर। बड़ी माँ, अगर आप इन्हें ट्रेन से नीचे उतार दें तो ये खुद बहुत तेज चलने लगेगी। तालुत ने तसद्दुक की तरफ इशारा करके कहा। हाँ। बड़ी माँ चौंक पड़ी। फिर वो तसद्दुक को घूरते हुए बोली, हाय तसद्दुक, तू इतना मोटा क्यों हो गया? अब तक तो हम घर पहुंच ही गए होते। और पूरे कंपार्टमेंट में कह के गूंज उठे। तसद्दुक का चेहरा लाल भभूका हो गया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि तालुत की बोटियां चबा ले। अगर आप जल्दी पहुंचना चाहती हैं बड़ी माँ तो इन्हें नीचे उतार दें। आके रह जाएगा बेचारा, चलो अब रहने दो। आइंदा से कहीं साथ नहीं ले जाएंगे। बड़ी माँ आप भी मेरी बेइज्जती बर्दाश्त कर रही हैं? तसद्दुक फूले हुए सांस के साथ बोला। आए हाय, तू इतना मोटा ही क्यों गया? गलती तेरी है ना? बड़ी माँ ने कहा। तसद्दुक दांत पीसता हुआ हमारी तरफ आया। मैं तुम लोगों को ऐसी सजा दूंगा कि याद करोगे। बड़ी माँ की वजह से खामोश हूं, लेकिन समझ लो कि तसद्दुक की दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। बड़ी माँ देख लीजिए, ये तबर्रुक हमें धमकियां दे रहा है। और तबर्रुक पर बड़ी माँ भी हंस पड़ी। बड़ी माँ, इसे खामोश कर दे वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा। तसद्दुक धाड़ा। वादा ले ले बड़ी माँ, जल्दी से वादा ले ले। मुझे शुबा है मिस्टर तबर्रुक खुदकुशी नहीं करेंगे। अगर ये खुदकुशी करने की नीयत से ही नीचे छलांग लगा दें तो ट्रेन की रफ्तार तेज हो जाएगी और हम 1 घंटे का सफर आधे घंटे में तय कर लेंगे। ट्रेन में कहके गूंज उठे और तसद्दुक पहले तालुत की तरफ बढ़ा, फिर वो बदल कर दरवाजे की तरफ चल दिया। वो गैलरी में निकल गया था। हाय हाय, क्या ये कमबख्त सचमुच खुदकुशी करने गया? बड़ी माँ बोली। अरे नहीं बड़ी माँ, इतने मोटे आदमी खुदकुशी नहीं करते। तालुत बोला। तुम हो कौन बेटे, आगे आओ। बड़ी माँ ने कहा। हम दोनों इनके करीब पहुंच गए। क्या नाम है तुम्हारा?
आरफ और यूसुफ भाइयों की जोड़िया, खुदा सलामत रखे। मेरी अफशा तुम्हें कहाँ मिली? बस यूं ही फिर रही थी हैरान परेशान, हम इन्हें ले आए। बड़ा एहसान किया तुमने मेरे लाल, मरते दम तक ना भूलूंगी। बड़ी माँ बोली और सब एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। बड़ी माँ भी शकीला को प्यार करने लगी थी। जरा सी देर में बड़ी माँ में जबरदस्त तब्दीली पैदा हो गई थी। कमाल ने बताया, पहले क्या कैफियत थी? होशो हवास की बात नहीं करती थी, हर वक्त किसी हादसे का तस्करा करती रहती थी। सो मैंने एक बात की, 100 में से एक बात कोई होश की होती थी, लेकिन वो अब अपने आप को खुद महसूस कर रही हैं। हाँ, अब तो कोई ऐसी बात नहीं कर रही। बड़ा अच्छा असर पड़ा है, मामूजान देखेंगे तो खुशी से उछल पड़ेंगे। तनवीर साहब किस किस्म के आदमी हैं? आपको पसंद आएंगे। गो इनके दिल पर भी गहरा जख्म है, लेकिन इसके बावजूद वो जिंदा दिल हैं। हाँ, जख्म से पहले इनका कोई जवाब ही ना था। बच्चों में बड़े और बड़ों में बड़े। खुदा करे असली अफशा भी मिल जाए, तालूत ने दिल से कहा और कमाल ने सर झुका लिया। तसद्दुक काफी देर तक वापस न आया तो कमाल को तशवीश हो गई। आइए यार भाई, तसद्दुक को देखें। जरूर देखो, मैं मुस्कुराता हुआ खड़ा होगा। हम लोग गैलरी में निकल आए। तसद्दुक साहब एक जगह पुस्त टिकाए हुए खड़े सिगरेट पी रहे थे और इस वक्त मैंने शख्स का चेहरा देखा। काफी खतरनाक चेहरा था जिस पर से मासूमियत की चादर सिरक गई थी, लेकिन हमें देखकर वो संभल गया। फिर इसके चेहरे पर नफरत के आसार उभर आए। आप नाराज हो गए तसद्दुक साहब? कमाल ने कहा, नहीं, मैंने सोचा आपके जाती मामलात में मुदाखलत मुनासिब नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी खबर है मिस्टर तबर्रुक। तालूत बोल पड़ा, ठीक है, आपको मजाक उड़ाने का हक दिया गया है, मैं क्या बोल सकता हूँ। बहरहाल मुझे मुलाजमत करनी है। अरे अरे, आप तो संजीदा हो गए तसद्दुक साहब। यूसुफ एहतियात करो। मैं हर बात नहायत एहतियात से कर रहा हूँ। इनसे कहो मुझसे दोस्ती कर लें। आप मालकान के मंजूर नजर है जनाब, मैं आपकी दोस्ती के काबिल कहाँ? तसद्दुक ने तंज़िया अंदाज में कहा, बेहतर है मिस्टर तबर्रुक, दो ही चीजें होती हैं, दोस्ती या दुश्मनी, और दोस्ती आप ठुकरा चुके हैं। तालूत ने कहा। तसद्दुक फीकी सी हंसी हंस कर रह गया। फिर वो कमाल की तरफ रुक के बोला, अजमताबाद करीब आ गए कमाल मियाँ, हमें तैयारियां करनी है। ठीक है, ज्यादा सामान तो है नहीं, आप अंदर जाएं। कमाल ने कहा। तसद्दुक अंदर चला गया। हम तीनों खामोशी से भागते हुए मनाजिर का नजारा करते रहे। अभी चंद मिनट के बाद मामूजान के बागात नजर आएंगे। जमींदारी भी है आपकी? मैंने पूछा। हाँ, मामूजान के शौक बहुत दिलचस्प और अजीब हैं, आप देखेंगे। ये बागात भी बस उन्होंने खरीदे थे। बस एक दिन किसी बाग में जा निकले थे, यूं ही कहते रहे कि अगर कोई बाजूक होता तो इसमें ये बनवाता वो बनवाता। पूरा बाग देखकर गर्दन टेढ़ी करके बोले, किसी बड़े बदजोक इंसान का बाग है। और फिर अपने बिजनेस मैनेजर को हुक्म दिया कि कुछ उम्दा किस्म के बागात खरीदे जाएं। तामील होने में कितनी देर लगती? अब हमारे बागात में आला दर्जे के फल लगे हुए हैं। एक बाग में हसीन कॉटेज है, एक स्विमिंग पूल है जो शहर का सबसे बड़ा और जदीद किस्म का स्विमिंग पूल है। दूसरे बाग में एक छोटा सा चिड़ियाघर है जिसमें दरिंदे तक मौजूद हैं। बहुत खूब, अक्सर हम लोग पिकनिक मनाने जाते हैं वहां पे। आपको भी ले चलेंगे। मैं तबरक भाई के बगैर नहीं जाऊंगा, तालूत ठिठकते हुए बोला। कमाल हंस पड़ा। मुझे यकीन है आप तसद्दुक को खुदकुशी करने पर मजबूर कर देंगे। वो हंसते हुए बोला, मजाल है जो मर सके। तालूत बोला, गोया मरने भी नहीं देंगे। मैं दुश्मन को मारने का कायल नहीं हूँ। वो तो आपकी दुश्मनी कन्फर्म है, कमाल ने कहा। खुद इसने ये ख्वाहिश जाहिर की थी, तालूत ने जवाब दिया। ओ देखिए, अजमताबाद के आसार नजर आने लगे हैं। अचानक कमाल बोल पड़ा। फिर हम खामोशी से बाहर के मनाजर देखने लगे। अजमताबाद रेलवे स्टेशन ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन खासा खूबसूरत था। ये शहर काफी सरसब्ज था। प्लेटफॉर्म पर पूरी फौज इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। इनमें तनवीर साहब नहीं थे, लेकिन मुलाजम और अहले खानदान इतने थे कि बस। लो भाई, ये तो नवाब जलालुद्दीन से भी ऊंची की कोई शय है, तालूत ने कहा। लेकिन अफसोस हम यहाँ, मैंने कहा। अचानक मुझे एहसास हुआ जैसे मुझसे गलती हो गई। मैंने तालूत के चेहरे की तरफ देखा, लेकिन शुक्र था कि तालूत पूरी तरह मेरी बात की तरफ मतवज्जो नहीं था। वो इस्तकबाल करने वालों की गर्मजोशी देख रहा था। लंबी लंबी कई कारें थी। मुलाजम अंदर घुस आए। सामान मुख्तसर था, उन्होंने आपस में बांट लिया। फिर बड़े एहतराम से बड़ी माँ को नीचे उतार लिया गया। लेकिन जब शकीला भी इनके साथ नीचे उतरी तो एक उधम मच गया। अफशा बीबी, अफशा बीबी, चारों तरफ से पागलों के से अंदाज में लोग दौड़ पड़े। अफशा बीबी मिल गई, अफशा बीबी मिल गई। शकीला किसी कदर घबरा गई थी। इसने बड़ी माँ का सहारा लिया, फिर बड़ी माँ के साथ ही जल्दी से कार में घुस गई। हम लोग कमाल के साथ दूसरी कार में बैठे थे। फिर ये काफिला चल पड़ा। कमाल एक कार की पिछली सीट पर हमारे साथ बैठा था। आपने देखा, कोई एक है जिसे इनकी अफशाबाजी होने पर शक हो? हाँ, शायद बिल्कुल ही शक्ल मिलती है। मैं आपको इनकी तस्वीर दिखाऊंगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। शायद, मैंने मुतसरन कहा। बकाया रास्ता खामोशी से तय हुआ। फिर हम एक आलीशान कोठी में पहुंच गए। शहर से किसी कदर बाहर एक पुरफजा इलाके में बनी हुई ये कोठी दूर ही से आलीशान नजर आती थी। आम इलाके से ऊंची, शायद किसी पहाड़ी टुकड़े पर बनाई गई थी। ऊपर जाने के लिए ढलान रास्ते थे जिन पर दो रवैया दरख्त लगे हुए थे। इसके अलावा दोनों तरफ सुरख बजरी की रवशें थी। फिर कोठी का अजीम शान फाटक था। रास्ते चूंकि चारों तरफ से थे, इसलिए चार बड़े फाटक और चंद झैली फाटक थे। हमने बड़े गौर से ये सारी चीजें देखी। कोठी भी एक तवील रकबे में फैली हुई थी। इसकी तरतीब एक खास अंदाज की थी। कोठी के सामने के हिस्से में एक अजीम शान लॉन बना हुआ था,
जिस पर जगह जगह हसीन मुजस्मे इस्तादा थे। खूबसूरत फवारे नित नए अंदाज में पानी उछाल रहे थे। इसके अलावा 3 सिमतों में छोटे छोटे खूबसूरत बंगले एक ही डिजाइन में बने हुए थे। बाद में ये मालूम हुआ कि ये तनवीर साहब के अजीजों के मकानात थे। तनवीर साहब ने खुद ही अपने अजीजों के लिए तमीर कराए थे। बहरहाल तनवीर महल देखकर अंदाजा हो जाता था कि तनवीर साहब किस किस्म के इंसान है। गाड़ियां पटीकों में लग गई और बड़ी माँ को नीचे उतारा गया। शकीला के सिलसिले में खूब हंगामे हुए। हमें इस बेचारी की परेशानी का एहसास था, लेकिन बहरहाल फंस गई थी। अफशाबाजी के सिलसिले में खूब हंगामे होंगे। मेरा ख्याल है हम और आप इन हंगामों से दूर रहें तो बेहतर है। कमाल ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा मुनासिब समझो। मैंने कहा, मेरी एक पेशकश है अगर आप पसंद करें। बोलो बोलो, मैंने कहा। आपने ये जेली बंगले देखे हैं? हाँ, इनमें से एक में मैं अपनी वालदा छोटे भाई के साथ रहता हूँ। आप पसंद करें तो मेरे साथ ही क्याम करें। कमाल ने कहा, हाँ, अंदाजा हो रहा है कि हमारी यहाँ पजीराई नहीं होगी। बहरहाल ठीक है, यही सही। और ये बात नहीं है, आपकी पजीराई के लिए मैं काफी हूँ। कमाल ने मुस्कुराते कहा। हमने कोई जवाब नहीं दिया। हम कमाल के साथ चल पड़े। यह छोटे छोटे बंगले भी अंदर से बहुत खूबसूरत थे। एक खूबसूरत से ड्राइंग रूम में कमाल ने हमें बिठाया, फिर अंदर चला गया। एक मुलाजिम चंद ही मिनट के बाद उम्दा किस्म की काफी और दूसरी चीजें ले आया। फिर लिबास तब्दील करके कमाल भी अंदर आ गया। मैंने आपके लिए बेडरूम तैयार करवाया है, चाय वगैरह पी लें, इसके बाद अगर आप थके तो आराम कर लें। हम मोशी से काफी पीते रहे। फिर हमने बेडरूम देखने पर आमादगी जाहिर कर दी। बेडरूम भी बहुत खूबसूरत था। इसमें हम दोनों के लिए बिस्तर का बंदोबस्त कर दिया गया था। बाथरूम भी मौजूद है। शुक्रिया कमाल, वैसे हम तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे। ओ प्लीज, आप सारे ख्यालात ज़हन से निकाल दें। मैं जाती तौर पर आपसे बहुत मुतासर हुआ हूँ। आप अगर मेरे यहाँ कुछ क्याम करें तो मुझे दिली मसरत होगी। शुक्रिया कमाल, अब इजाजत हो तो हम कुछ देर आराम कर लें। जरूर, कमाल ने कहा। फिर वो बाहर निकल गया। मैं तो गुसल करूंगा, तालूत बोला। जाओ, फिर इसके बाद मैं भी गुसल करूंगा। और थोड़ी देर के बाद हम अपनी मसारियों पर लेटे हुए थे। तालूत किसी गहरे ख्याल में गुम था। तालूत, मैंने उसे आवाज देकर चौंका दिया हूँ। क्या सोच रहे हो? तुम कुछ नहीं सोच रहे आरिफ, मसला हम जिस अंदाज में यहाँ आए हैं मुनासिब है? नहीं, अगर कमाल हमें ना पूछता तो फिर हम किस हैसियत से यहाँ रुकते। ठीक है, चनाचा यहाँ से निकल चलो। यहाँ के लोग कहीं भी, यहाँ के अलावा कहीं भी क्याम किया जा सकता है, वरना यहाँ हम दोनों अपनी पोजीशन अजीब महसूस करेंगे। बल्कि अगर तुम बुरा ना महसूस करो तो मैं कहूंगा कि यहाँ हम लड़की के बस रोटी खाएंगे। और ये बात है तो फिर इसी को ये जगह छोड़ दो। मैं उठकर बैठ गया। नहीं, कुछ देर तो रुकना ही पड़ेगा। एक बार शकीला से गुफ्तगू जरूर करेंगे। वो अगर यहाँ मुश्किल क्याम का करने पर तैयार हो तो फिर हमारे यहाँ रुकने का कोई जवाज नहीं है। वैसे वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है आरफ, किस बारे में? क्या हमें ऐसी सूरत में यहाँ रुकना चाहिए? हरगिज़ नहीं। क्या हम मफलूज हैं? रह गई शकीला की बात तो यार, कौन बदकिस्मत होगा जो इस शानदार पोजीशन को टुकराएगा। हाँ, फिर हमारा इससे लगाव ज्यादा पुराना भी नहीं है। और खासतौर पर ऐसी शक्ल में अरफ जबकि हम खुद कलाश हैं। हम इस बेचारी से ये ऐश की जिंदगी क्यों छीने? ठीक है तारुद, फिर क्यों ना हम खामोशी से यहाँ से चलें। नहीं, इसकी क्या जरूरत है। एक बार शकीला से मुलाकात जरूर करेंगे, इससे कह कर जाएंगे ताकि वो ये ना सोचे कि हमने बुला टाल दी है। चलो ठीक है। अफसोस वो दुशाला भी जल गया, वरना कम से कम यही मालूम हो जाता कि अंदर क्या हो रहा है। तालूत ने अफसुर्दा लहजे में कहा। मैं भी खामोश हो गया। फिर हम खामोश लेटे रहे और रात को चूंकि बेराम थे इसलिए नींद आ गई। नींद खूब गहरी थी। हम शाम 4 बजे तक सोए रहे। फिर जाके मुंह हाथ धोया। सामने लगी हुई घड़ी ने 4 का घंटा बजाया। मुंह हाथ धोकर हम तैयार हो गए। फिर दरवाजे पर आए ही थे कि एक मुलाजमा अंदर आ गई। हमें देखकर वो चौंक पड़ी। कमाल मियाँ ने आपको देखने को भेजा था, वो बोली। देख लिया? तालूत बरखस्ता बोला। हाँ, मुलाजमा ने सादगी से जवाब दिया। तो आप जाओ। तालूत बोला। वो बेचारी चली गई, लेकिन फिर पलटी। उन्होंने कहा था कि अगर आप जाग गए हैं तो इन्हें बता दो। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या हम जाग रहे हैं? जाग तो रहे हो तो फिर बता दो इन्हें। तालूत बोला। मुलाजमा फिर वापस चलेगी। मैं हंस पड़ा। तालूत भी मुस्कुराने लगा। कमाल अच्छा लड़का है, शायद उसे एहसास है कि मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन इसको कमाल हमारे सामने आ गया। खूब सोए आप लोग, दोपहर का खाना भी गोल कर दिया? उसने कहा। हाँ, खूब गहरी नींद आई। कोठी में तो क्यामत मची हुई है। क्या हुआ? अरे वही अफशाबाजी के सिलसिले में किसी को कुछ नहीं बताया गया था, लेकिन ये मुलाजिम कमबख्त खबरें नशर करने के लिए खुसूसी जराए रखते हैं। आने जाने वालों का तांता बंधा हुआ है। खूब। तनवीर साहब को भी इतला हो गई? मामा जान कल रात को बाहर गए थे, खुसूसी तौर पर इतला दी गई है। मेरा ख्याल है पहुंचने वाले होंगे। टेलीफोन किया है, 4 बजे पहुंच जाएंगे। हकीकत बता दी गई इन्हें? अभी कहाँ, वैसे वो सख्त हैरान है। जाहिर है होंगे। इसके अलावा डीआईजी पुलिस ने भी फोन किया था। वो अफशाबाजी से मुलाकात के ख्वाहिशमंद है, लेकिन मैंने तसद्दुक से कहकर इन्हें टाल दिया है। जाहिर है डीआईजी शकीला साहब से शकीला जाहिर है डीआईजी साहब शकीला साहबा से सवालात करके मुजरमों को पहचानने की कोशिश करेंगे और वो घबरा जाएंगी। चनाचा मैंने कहलवा दिया है कि मामूजान के आने के बाद अफशाबाजी इनसे मुलाकात कर सकेंगी। डीआईजी साहब इनसे इनके अगवा कंदगान के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हाँ, और वो जाहिर है हमारे अलावा और कौन हो सकता है माई डियर कमाल? जी? कमाल ताजुब से बोला। मेरा ख्याल है तुम एक बार हमारी मुलाकात शकीला से करा दो। हम झगड़ों से आजाद रहना चाहते हैं। अब हमें पुलिस के सामने भी जवाब देना पड़ेगा। क्या वाकई हमारा जुर्म ऐसा ही है? ओ हरगिज नहीं यूसुफ भाई, आप बस मामूजान को आ जाने दें।
پھر آپ دیکھیں، براہ کرم اس وقت تک یہاں سے یہاں قیام کریں۔ اب ایک بات بتائیں، پوچھو شام کی چائے لان میں پی جائے گی، آپ اس میں شریک ہونا پسند کریں گے؟ کس حیثیت سے؟ تالوت نے پوچھا۔ ایک مہمان کی حیثیت سے۔ نہیں کمال، ہم تمہارے مہمان ہیں، ہمیں یہیں پلا دو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا تب میرا خیال ہے میں چھت پر بندوبست کر دوں، ویسے مجھے ان کے ساتھ شریک ہونا پڑے گا، یہ اصول ہے۔ کوئی حرج نہیں، میں نے کہا، اور کمال چلا گیا۔ بنگلے کی چھت سے لان کا منظر نظر آتا تھا۔ لان میں رنگین کرسیاں لگائی جا رہی تھی، سفید لباس میں ملبوس ملازم تیزی سے کام کر رہے تھے۔ پھر کوٹھی کے بڑے گیٹ سے ایک لمبی سیڈان اندر داخل ہوئی اور پرٹیکوں میں لگی۔ ان سے ایک طویل القامت وجیح شخص نیچے اترا۔ چہرے سے ہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ تنویر ہے۔ عمدہ شخصیت تھی، اعلیٰ درجے کے سوٹ میں ملبوس۔ وہ نہایت بے چینی سے اندر چلا گیا تھا۔ یہی تنویر معلوم ہوتا ہے؟ شاید، میں نے جواب دیا۔ پھر خاندان بھر کے لوگ لان میں جمع ہونے لگے، بے شمار افراد تھے۔ تنویر صاحب اندر جانے کیا کر رہے تھے، نہ جانے کیا تماشا ہو رہا ہوگا اندر۔ ہم دل ہی دل میں تل ملاتے رہے، لیکن کیا کرتے، بے دست و پا تھے، خاموش بیٹھے رہے۔ ملازمہ نے ہمارے لیے پرتکلف چائے کا بندوبست کر دیا، اس کے ساتھ بہت سے لوازمات بھی تھے۔ ہم خاموشی اور کسی قدر بے دلی سے چائے پیتے رہے۔ پھر تلوت نے مجھے اشارہ کیا، میں بھی کوٹھی کے اندرونی حصے کی طرف دیکھنے لگا اور دیکھتا رہ گیا۔ شکیلہ پہلے ہی کون سی کم حسین تھی، لیکن اس وقت وہ نہ جانے کیا بن گئی تھی۔ آسمانی رنگ کی حسین اور قیمتی ساڑی میں وہ قیامت نظر آ رہی تھی۔ بڑی ماں اس کے ساتھ تھی اور دوسرے بہت سے لوگ۔ تنویر صاحب موجود نہ تھے۔ شکیلہ پروکار انداز میں چلتی ہوئی لان میں پڑی کرسیوں کے نزدیک پہنچ گئی۔ اس کے بعد تالوت نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کے بعد یہ لڑکی اگر ہمیں پہچانے سے بھی انکار کر دے تو اس کا کیا قصور؟ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ پھر ہم نے تنویر صاحب کو کمال کے ساتھ آتے دیکھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے، کرسیوں سے کافی دور رک کے باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد چائے شروع ہو گئی، لیکن اس وقت میری نگاہ شکیلہ کی طرف اٹھ گئی تھی۔ شکیلہ بے چینی سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ کرسی سے کھڑی ہو گئی اور میری چھٹی ہی کچھ کہنے لگی، لیکن میں نے تالوت سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ شکیلہ نے بڑی ماں سے کچھ کہا اور بڑی ماں بھی چاروں طرف دیکھنے لگی۔ پھر ہم نے تصدق کو ان کی طرف لبکتے دیکھا۔ تصدق جھک کر کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد شاید کمال کو طلب کیا گیا۔ تنویر صاحب بھی کمال کے ساتھ آگے بڑھ آئے تھے۔ پھر نہ جانے کیا الجھی گفتگو ہونے لگی۔ اس کے بعد ایک گروہ چل پڑا۔ شکیلہ سب سے آگے تھی۔ چائے کی میز پر انتشار پھیل گیا تھا، سب پریشان نظر آنے لگے تھے۔ کمال شکیلہ کے برابر پہنچ گیا، پھر تنویر صاحب نے دوسرے تمام لوگوں کو روک لیا، صرف 3 آدمی آگے آنے لگے۔ یہ کمال، تنویر صاحب اور شکیلہ تھے۔ عارف، تالوت نے کہا، ہاں کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ ہاں دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمال کے بنگلے میں داخل ہو گیا۔ ہم ادھر سے رخ بدل کر بے نیاز ہو کر بیٹھ گئے۔ چند ہی ساتھ کے بعد تینوں اوپر پہنچ گئے۔ شکیلہ کی آنکھوں میں آنسو لرز رہے تھے۔ وہ ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور خاموشی سے ہماری شکلیں دیکھنے لگی۔ اس کے اندر طوفان بھرا ہوا تھا۔ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں بڑی ماں کر یہ بات مان لینی چاہیے؟ اس نے روندی ہوئی لیکن تیز آواز میں کہا۔ شکیلہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا۔ آپ یہاں کیوں ہیں؟ وہ بولی۔ کمال صاحب سے پوچھو، ہم تو جا رہے تھے۔ میں نے جلدی پر تیل چھڑکا۔ کہاں جا رہے تھے؟ کسی بھی جگہ، بہرحال اس شہر میں نئے ہیں۔ میں نے کہا۔ تنویر اور کمال خاموش کھڑے تھے۔ شکیلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اب یہاں نہیں رکوں گی، مجھے افسوس ہے کمال صاحب، میں اتنا بڑا ظرف نہیں رکھتی۔ میری دعا ہے اللہ بڑی ماں کی مشکل حل کر دے، خدا کرے افشا بی بی خیریت سے واپس آ جائے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اب 1 منٹ بھی یہاں نہیں رکوں گی، براہ کرم میرا لباس واپس کر دیں۔ تم لوگ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے بیٹے وہ واقعی ناقابل برداشت ہے۔ ٹھیک ہے، جنم میں جائیں سب، میں تمہیں روکنے کی جرات خود میں نہیں پاتا، لیکن اگر کچھ کہنے کی اجازت دو تو شکر گزار ہوں گا۔ تنویر صاحب نے کہا۔ جی فرمائیے محترم۔ میں نے کہا، میرے ساتھ بڑی الجھن ہے، میری خوشی کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ افشاں کے بچھڑ جانے کا غم جتنا شدید ہو سکتا ہے شاید تم لوگ اندازہ نہ کر سکو۔ اس کے بعد بیگم کی بیماری نے ذہن کو شدید زخمی کر رکھا تھا۔ اچانک ٹیلی فون ملا کہ افشاں مل گئی ہے، تو شادی مرگ ہوتے ہوتے بچا۔ یہاں نہ جانے کیا آرزویں لے کر آیا تو حقیقت معلوم ہوئی۔ سوچا کم سے کم ایک الجھن سے نجات ملے گی، یعنی بیگم کی بیماری۔ پھر یہ بچی افشاں سے اس قدر ملتی ہے کہ دل کو بہلاوا تو دیا ہی جا سکتا تھا۔ سوچو یارو، انسان ہی تو ہوں، کہاں تک ان امیدوں کو سہارا دیے رہوں گا۔ تنویر صاحب کی آواز میں ہلکی سی بھراہٹ آ گئی۔ ہم خاموشی سے ان کی شکل دیکھنے لگے۔ میں اس پورے کارخانے کا کرتا دھرتا ہوں، لیکن تنہا کون ہے جو میرا سہارا بن سکے؟ سنو بچوں، ہوں تو غیر، بالکل غیر، یہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ بھی میرا سلوک نہیں ہوتا، لیکن تمہارے ساتھ ہو گیا۔ غلطی ہوگی، سزا دے لو، میں تیار ہوں۔ ارے نہیں تنویر صاحب، ہوا کیا ہے؟ میں نے جلدی سے کہا۔ یہ تو بدبختی ہے، ابھی تک میں بھی سے علم ہوں۔ کمال میاں نے مجھے حقیقت بتائی ہے، اسے سن کر جس قدر رنج ہوا بیان سے باہر ہے۔ یہ کم بات ہے کہ میری بچی مل کر بھی نہیں ملی۔ محترم، مجھے کچھ عرض کرنے کی اجازت ہے؟ شکیلہ نے کہا۔ ہاں ضرور بیٹے، یہ لوگ میرے عزیز نہیں ہیں، لیکن دنیا میں اب میرا ان سے بڑا عزیز اور کوئی نہیں۔ میرے والدین مر چکے ہیں۔ جن حالات میں انہیں ملی ہوں وہ ایسے تھے کہ میری زندگی کسی بھی وقت ختم ہو جاتی، لیکن لوگوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر بے لوث میری مدد کی۔ میں ان سے زندگی بھر کا سہارا مانگ لیا۔ اب پوری دنیا میں میرے لیے ان سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے۔ بخدا یہ سارے عیش و عشرت ان کے پسینے کے قطرے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ مجھے کیا کرنا ہے اس چاہ کا؟ مجھے اس دولت کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے جو آپ کے پاس ہے؟ میری تو دعا ہے آپ کی بچی مل جائے۔ میں خود عیش کر کے ان لوگوں کو نظر انداز کیسے کر سکتی ہوں؟ بھوکی رہوں گی تو ان کے ساتھ، فٹ پاتھ پر رہوں گی تو ان کے ساتھ۔ ایسی شکل میں مجھے تو شہزادی بنا لیا گیا اور یہ یہاں لوارسوں کی طرح پڑے ہیں۔